माँ मुझे भी सिखाओ ना। क्या सिखाऊं? झाड़ू लगाना। अच्छा, और क्या करेगी झाड़ू लगा के? घर की सफाई करूंगी, आपकी तरह आपकी मदद करूंगी। अरे मेरी लाडो, अभी तेरी खेलने खाने की उम्र है, फिर जिंदगी भर यही सब तो करना है। क्या सब करना है माँ? यही सब, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन वगैरह। मैं नहीं करूंगी ये सब। अच्छा, तो फिर कौन करेगा ये सब? मेरी तो सास करेगी सारा काम। अच्छा, और मुन्नी रानी क्या करेगी? मैं तो आराम करूंगी। अच्छा, तू आराम करेगी और सास काम करेगी। अरे सास तेरी टांगे तोड़ देगी, समझी? ऐसे कैसे? मैं उल्टा तोड़ दूंगी उनकी टांगे। अरे मेरी भोली लाडो। फिर हेमा ने हंसते हुए अपनी बेटी मुन्नी को गले से लगा लिया। 7 साल की मुन्नी एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मुन्नी के पिता राजाराम खेती किसानी करते थे और हेमा घर संभालती थी। मुन्नी राजाराम और हेमा की इकलौती संतान थी, इसीलिए वो थी भी लाडली। ऊपर से उसकी बातें सबको उससे प्यार करने पर मजबूर कर देती थी। फिर उसी शाम, मुन्नी, कहाँ है मेरी गुड़िया? पापा आ गए, पापा आ गए। क्या लाए मेरे लिए पापा? देखो, मैं अपनी गुड़िया के लिए गुड़िया लेकर आया हूँ। अरे वाह, पर आपको कैसे पता कि मुझे गुड़िया ही चाहिए थी? एक नंबर की नौटंकी है ये लड़की, दिन रात कहती है गुड़िया चाहिए गुड़िया चाहिए, और जब पापा ले आए हैं तो कह रही है कि आपको कैसे पता? यही तो बचपना है हेमा, और क्या है। बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी मुन्नी हमेशा ऐसे ही खुश रहे, यहाँ भी और अपने आगे जाकर अपने ससुराल में भी। ये क्या कह रहे हो? अभी तो वो बहुत छोटी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आप दोनों के पास। हाँ, पर एक दिन तो जाएगी ना वो अपने ससुराल। मुन्नी की बात सुनकर हेमा और राजराम मुस्कुरा दिए। फिर कुछ दिन बाद मुन्नी जब अपनी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी, तभी उससे गलती से गुड़िया के कपड़े फट गए। ये देखकर मुन्नी रोने लगी और फिर माँ देखो ना, मेरी गुड़िया के कपड़े फट गए। ओहो, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? चल आजा, हम दोनों तेरी गुड़िया के लिए नए कपड़े बनाएंगे। क्या? गुड़िया के कपड़े हम बनाएंगे? हाँ और क्या, इतना बड़ा काम थोड़ी है। रुक, मैं अभी सिलाई का सामान लेकर आती हूँ। हेमा की बात सुनकर मुन्नी बहुत खुश हुई। थोड़ी ही देर में हेमा एक डब्बा लेकर आई जिसमें सुई, धागा, कैंची और एक लाल रंग का चमकीला कपड़ा था। माँ, हम इस कपड़े से गुड़िया के कपड़े बनाएंगे। हाँ, देखना कितनी प्यारी फ्रॉक बनेगी इससे। हेमा पूरी शिद्दत के साथ गुड़िया के कपड़े बनाने लगी और फिर काफी मेहनत के बाद हेमा ने गुड़िया के लिए बहुत प्यारी फ्रॉक बना दी। और जैसे ही उसने गुड़िया को नई फ्रॉक पहनाई तो मुन्नी ताली बजाते हुए बोली, अरे वाह माँ, कमाल कर दिया आपने, ये तो पहले से भी सुंदर लग रही है। हाँ, तो तूने अपनी माँ को हल्के में लिया था क्या? आप मुझे भी सिखाओगी गुड़िया के कपड़े सिलना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पता है, मुझे ये सब तेरी नानी ने सिखाया था। वो बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती थी। पूरे गांव के लोग अपने भगवान जी के कपड़े सिलवाने तेरी नानी के पास ही आते थे और वो बस इसी काम से खूब अच्छी कमाई कर लेती थी। हेमा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कपड़े सिलना और खासकर इस तरह के डिजाइनर कपड़े बनाना आगे जाकर मुन्नी का शौक बन जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीता और मुन्नी का ये शौक जुनून में बदल गया। एक दिन जब अपने आंगन में बैठकर मुन्नी अपने लिए सूट सिल रही थी, तभी उसकी माँ हेमा अचानक ही छत से नीचे गिर पड़ी और उनके सिर से खून बहने लगा। मुन्नी उन्हें लेकर फौरन अस्पताल भागी और फिर देखिए, इनके पास ज्यादा समय नहीं है। ऊंचाई से गिरने की वजह से इनके दिमाग को गहरी चोट पहुंची है। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। अगर हेमा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर अब कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय इन्हें खुश करने के। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और अब मुन्नी और राजाराम के पास ज्यादा कुछ था भी नहीं, तो वो दोनों हेमा का पूरा ख्याल रखने लगे। फिर एक शाम, मुन्नी मेरी बच्ची, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरी चाहत है कि मेरे मरने से पहले मैं तेरी शादी करा दूं, तुझे अपने घर जाते हुए देख सकूं। तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरी बात मानो, मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो, आपको भगवान का वास्ता। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। इस तरह हेमा की खातिर राजाराम ने जल्द ही एक भला परिवार देखकर मुन्नी की शादी करा दी। हेमा की आखिरी इच्छा पूरी हो गई और मुन्नी को विदा करने के हफ्ते भर बाद ही वो भी इस दुनिया से विदा हो गई। उधर ससुराल में मुन्नी की सास उसका दुख बांटने की कोशिश कर रही है। चुप हो जा मुन्नी। माँ जी, अब मेरे पापा बिल्कुल अकेले हो गए। देख, एक दिन तो सबको जाना है और आए भी तो सब अकेले ही थे ना, तो जाना भी अकेले ही पड़ता है। इस मुश्किल वक्त में मुन्नी की सास सविता ने उसका बहुत साथ दिया और उसका अच्छे से ख्याल रखा। जब मुन्नी का ध्यान हेमा से हटा तब उसे महसूस हुआ कि उसे कितनी अच्छी सास मिली है। अब तो मुन्नी अपनी सास का बहुत ख्याल रखने लगी। और फिर एक दिन, अरे मुन्नी, शाम को तैयार रहना, बाजार चलेंगे। क्यों, क्या हुआ माँ जी, कोई काम है क्या? हाँ, वो कील से मेरी साड़ी फट गई है तो उसमें रफू कराना पड़ेगा। अरे माँ जी, पर रफू से तो वो बुरी दिखेगी। हाँ, पर क्या कर सकते हैं, 3-4 बार ही पहनी है मैंने वो साड़ी, अब फेंक भी तो नहीं सकते ना। नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि आप मुझे दो अपनी साड़ी, मैं कुछ करती हूँ इसका। मुन्नी ने अपनी सास की साड़ी पर रफू किया और फिर उसके ऊपर कढ़ाई से एक बड़ा प्यारा फूल बना दिया और साड़ी का वो छेद एक सुंदर डिजाइन में बदल गया। और फिर शाम को, माँ जी, वो साड़ी पर मेरा रफू पसंद आया आपको? हाँ, अच्छा था वो। माँ जी, असल में ना मुझे डिजाइनर कपड़े बनाने का बहुत शौक है। मैं अपने गांव में भी लड़कियों के लिए सूट और ब्लाउज बनाती थी, तो मैं चाहती थी कि अगर आप कहें तो मैं एक बुटीक खोलना चाहती हूँ। ऐसा करके मैं घर के खर्च में भी कुछ मदद कर पाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है, मैडम को अपना काम शुरू करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। फिर घर का सारा काम कौन करेगा? मैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, सारा काम मैं ही करूंगी। मैं तो बस, देखो मुन्नी, बात ऐसी है कि पहले तो हमारे घर में बहुओं का काम करने का कोई रिवाज नहीं है, दूसरा तुम्हारी दुकान खोलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे घर का खर्च चलाना ही कितना भारी पड़ जाता है, उस पर कहाँ से खुलवाएं तुम्हारा बुटीक? तो अच्छा यही होगा कि तुम अपने मन से इस विचार को निकाल ही दो। मुन्नी का सपना एक ही पल में चूर चूर हो चुका था। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी थी। उसने अपनी सास का विरोध तो नहीं किया, लेकिन अब वो हर वक्त उदास रहने लगी। घर के कामों में भी उसका मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से वो हर रोज अपनी सास से डांट खाने लगी। और फिर एक दिन अचानक मुन्नी ने देखा कि उसका पति रमेश उसकी सास सविता को ढेर सारे पैसे दे रहा है। ये लो माँ, मेरी एफडी पूरी हो गई, सारा पैसा निकल आया है।
मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपको 4 धाम की तीर्थ यात्रा कराऊंगा, तो ये पैसे रखो माँ, और अब जाने की तैयारी शुरू कर दो। ये सब कुछ मुन्नी बड़े ध्यान से देख रही थी और फिर मन ही मन वो अपनी सास को कोसने लगी। देखो तो जरा, तीर्थ यात्रा के लिए पैसे हैं, लेकिन बहू अगर कुछ करना चाहे तो कंगाली छा जाती है इस घर में। हाय रे मेरी किस्मत, लगता है कि मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। सही बात है, बहू चाहे सास की कितनी ही सेवा कर ले, लेकिन वो हमेशा पराई रहती है। इस बात को कई दिन बीत गए। अब ना तो मुन्नी सविता से बात करती थी और ना ही सविता मुन्नी से। और फिर एक दिन, मुन्नी मेरे साथ बाजार चलेगी? ठीक है माँ जी, चलिए। अरे ऐसे चलेगी क्या, जरा ठीक ठाक कपड़े तो पहन ले। जी अभी आती हूँ। फिर सविता मुन्नी को अपने साथ बाजार लेकर पहुंची। सविता तेजी से चली जा रही थी, जबकि मुन्नी ऐसे चल रही थी जैसे उसे कहीं नहीं पहुंचना हो। तभी सविता एक जगह आकर रुक गई। मुन्नी ने उसे देखा तो वो भी रुक गई। तभी सविता ने मुन्नी के चेहरे को ऊपर की तरफ किया। सामने एक दुकान थी जिस पर लगे बोर्ड पर लिखा था मुन्नी बुटीक। मुन्नी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फौरन अंदर जाकर देखा तो वहां एकदम नई सिलाई मशीन और सिलाई का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। मुन्नी बहुत देर तक उस बुटीक को निहारती रही और फिर सविता के गले लगकर रोने लगी। आपने अपनी तीर्थ यात्रा के पैसों से ही दुकान खोली है ना माँ जी? आपने अपनी बहू के लिए इतना सब कुछ किया माँ जी। चुप कर, बहू नहीं तू बेटी है मेरी। अपनी सास की बात सुनकर मुन्नी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर वो जुट गई अपने सपने को पूरा करने में। वो दुगनी मेहनत करने लगी। पहले घर का काम करती और फिर बुटीक चलाती, और कुछ ही महीनों में उसके बुटीक का और उसका नाम शहर की हर औरत की जुबान पर था। फिर ठीक 1 साल बाद, माँ जी इधर आइए। हाँ बता क्या हो गया? ये लो माँ जी आपकी 4 धाम यात्रा की टिकट। और हाँ, आप ट्रेन से नहीं बल्कि फ्लाइट से जा रही हो। हैं? हवाई जहाज से? इसमें तो बड़ा खर्चा हो गया होगा। हाँ तो आप सास नहीं माँ हो मेरी।